नमस्कार दोस्तों, मैं शिव कुमार वर्मा। मेरा चैनल एस कुमार। आप हमारे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखने के लिए हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम ऑनलाइन आ सकें। हम अपना भारत का संविधान का तीसरा वीडियो आपके सामने ला रहे हैं। हमने 1857 की क्रांति के बाद की चर्चा आपसे करनी है। 1857 की क्रांति के बाद जब ब्रिटिश गवर्नमेंट इसमें विजयी रही तो उसने कंपनी का शासन समाप्त कर दिया और अपने हाथ में शासन है, यानी अब हम ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गए, यानी ब्रिटिश संसद के अधीन आ गए और संसद के कानून हम पर मान्य। 1858 का भारत सरकार अधिनियम जो था, इसके तहत महारानी विक्टोरिया ने अपना घोषणा पत्र भेजा और 1 नवंबर 1858 को मिंटो पार्क से लॉर्ड कैनिंग ने उस घोषणा पत्र को पढ़ा और भारत की जनता ब्रिटिश क्राउन के अधीन है। लॉर्ड कैनिंग को भारत का जो उस समय 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल थे, उन्हें भारत का वायसराय बना दिया गया। अब सत्ता कंपनी के हाथ में आ गई थी, इसलिए कंपनी ने प्रशासन प्रारंभ किया। कंपनी ने प्रशासन प्रारंभ करते हुए भारतीयों के साथ बड़ी सूझबूझ का काम किया। मुगल बादशाह को उनके पद से हटा दिया गया। मुगल बादशाह को रंगून निर्वासित कर दिया गया था और उनके स्थान पर भारत सचिव का पद सृजित किया गया और भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय एक कमेटी गठित कर दी थी, जिसका नाम भारत परिषद, यानी भारत 15 सदस्यीय भारत परिषद अब प्रशासन का दायित्व संभाले। पहले भारत सचिव विलियम वुड्स बनाए गए और अंतिम भारत सचिव जॉन कैरी बनाए गए। इस तरीके से भारत में प्रशासन की एक नई लहर, यानी हम लोग अब ब्रिटिश क्राउन के अधीन हैं। ब्रिटिश क्राउन का मतलब है ब्रिटिश संसद, यानी जो अधिकार ब्रिटिश लोगों को थे वही अधिकार हमारे थे, लेकिन अंग्रेजों ने भारत को भेदभाव फैला रखा। फिर उसके बाद भारत सरकार अधिनियम 1861 है। 1861 के माध्यम से भारत में पहली बार विभागीय व्यवस्था है। भारत में विभागीय व्यवस्था लागू कर दी गई और विभाग बनाए गए। साथ में वायसराय की कार्यकारिणी में पहली बार एक वित्तीय सलाहकार का पद सृजित किया गया और विल्सन को वायसराय का सलाहकार बनाया गया, यानी वायसराय के सलाहकार विल्सन बनाए गए और विल्सन ब्रिटिश गवर्नमेंट के ब्रिटेन के जाने माने अर्थशास्त्री थे। उन्होंने भारत में अपनी कमान संभाली। अब भारत सरकार अधिनियम 1935 की यदि हम बात करें तो हमने 1853 में आपको बताया था कि ये 12 सदस्यीय विधान परिषद का गठन किया गया था, जिसे 1892 बढ़ा करके 16 सदस्यीय कर दिया। यानी अब जो विधान परिषद थी, यानी केंद्रीय विधान परिषद, उसके सदस्यों की संख्या 16 कर दी गई थी। इसके साथ साथ भारतीयों को बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया, यानी भारतीय अब बजट में अपने मतदान तो नहीं कर सकते थे, लेकिन बहस कर सकते थे। ठीक, और यदि विशेष महत्व का भारतीयों की समस्या का कोई प्रश्न है तो थोड़ा सा पहले बता करके उसका उत्तर जान सकते थे। इसके अलावा 1892 की भारत सरकार अधिनियम में कोई खास बात नहीं, 1892 की भारत सरकार अधिनियम में 1892 की भारत सरकार अधिनियम में 1892 की भारत सरकार अधिनियम में कोई खास बात नहीं, 1892 की भारत सरकार अधिनियम में कोई खास बात नहीं, 1892 की भारत सरकार अधिनियम में कोई खास बात नहीं, 1892 की भारत सरकार अधिनियम में कोई खास बात नहीं, 1892 की भारत सरकार अधिनियम में कोई खास बात नहीं, 1892 की भारत सरकार अधिनियम में कोई खास बात नहीं, 1892 की भारत सरकार अधिनियम में कोई खास बात नहीं, 1892 की भारत सरकार अधिनियम में कोई खास बात नहीं, 1892 की भारत सरकार अधिनियम में कोई खास बात नहीं, 1892 की भारत सरकार अधिनियम में कोई खास बात नहीं, 1892 की भारत सरकार अधिनियम में कोई खास बात नहीं, 1892 की भारत सरकार अधिनियम में कोई खास बात नहीं, 1892 की भारत सरकार अधिनियम में कोई खास बात नहीं, 1892 की भारत सरकार अधिनियम में कोई खास बात नहीं, 1892 की भारत सरकार अधिनियम में कोई खास बात नहीं, 1892 की
अब आता है भारत सरकार अधिनियम 1909, जिसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। उस समय मार्ले भारत सचिव थे और मिंटो गवर्नर जनरल थे। भारत सरकार अधिनियम 1909 के द्वारा भारत में पहली बार एक नई व्यवस्था आई। नई व्यवस्था क्या थी? भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था की। भारत में हिंदू और मुसलमानों को बांटने का पहली बार प्रयास 1909 में किया, यानी कि कर्जन ने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी, जिससे विस्तार भारत सरकार अधिनियम 1909 में थी। कर्जन ने बंगाल का विभाजन पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल के रूप में किया था, लेकिन भारतीयों की एकजुटता का परिणाम ये रहा कि भारतीय एकजुट रहे और ब्रिटिश महाराज जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी को 1911 में बंगाल विभाजन रद्द करना। लेकिन मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के द्वारा मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र दे दिए गए। ये बड़ी बात थी, क्योंकि 1909 में मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र दे करके अंग्रेजों ने अपनी व्यवस्था इस प्रकार से बना ली कि अब भारत में लंबे समय तक प्रशासन किया जा सकता है, ये सोच लिया था। अब उसके बाद हम बात करते हैं भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 में द्विसदनात्मक व्यवस्था आई। भारत में पहली बार द्विसदनात्मक व्यवस्था बनाई गई। द्विसदनात्मक व्यवस्था क्या थी? एक राज्यसभा थी, एक लोकसभा थी। 60 सदस्यीय राज्यसभा का गठन किया गया और इस 60 सदस्यीय राज्यसभा में 33 सदस्य राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होते थे और 27 सदस्य वायसराय के द्वारा नामित होते थे। ये राज्यसभा। इसके साथ साथ एक लोकसभा का भी गठन किया गया, जिसमें 145 सदस्य थे। 41 सदस्य वायसराय द्वारा नामित थे और बाकी बचे 104 सदस्य, तो 104 सदस्यों को निर्वाचित किया जाता था। इस तरीके से भारत में पहली बार द्विसदनात्मक व्यवस्था 1919 में। जो वर्तमान की व्यवस्था है द्विसदनात्मक व्यवस्था, वो 1919 में देखने को आपको मिल जाती है। साथ ही प्रांतीय विधानसभाओं में, क्योंकि उस समय प्रांतीय विधानसभाएं थी, प्रांतीय विधानसभाओं में द्वैत शासन प्रणाली लगाने का निर्देश दिया गया और ये विचारधारा लीनियस कर्टियस की है। असल में अंग्रेजों का मानना था कि धीरे धीरे अंग्रेज ये जान गए थे कि भारतीय हमारे लोक लुभावन मैटर में आने वाले ना हैं, ठीक, और धीरे धीरे अंग्रेजों से भारतीयों का ध्यान भंग हो रहा था। इसलिए अंग्रेजों ने एक लुभावनी प्रक्रिया, ठीक, इससे हालांकि उसमें उनका भी फायदा था कि जो द्वैत शासन प्रणाली प्रांतों में 1919 में लागू की गई, इसके माध्यम से जैसे नहर विभाग दे दिया गया भारतीय को, लेकिन नहर विभाग का मंत्री किसी भारतीय को बना दिया गया, ठीक, और जिसके अधीन पानी रहता था। पानी लाएगा लेकिन टैक्स कलेक्शन करेगा, ये सब करेगा, लेकिन पानी छोड़ने का अधिकार अंग्रेजों का था और वो ना छोड़ करके भारतीयों की बदनामी कराते थे, भारतीयों को काम करने के लिए पैसे ना देते थे और सारा पैसा हड़प जाते थे, बदनामी भारतीयों की होती थी। द्वैत शासन प्रणाली के माध्यम से अंग्रेजों ने भारतीयों की बहुत बदनामी की, लोगों का मोह भारतीयों से भंग हो गया। अच्छा, भारत सरकार अधिनियम 1919 एक ऐसा अधिनियम था जिसे जैसे भारत सरकार अधिनियम 1909 का मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता था, तो उसी प्रकार से भारत सरकार अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 के नाम से भी जाना जाता था, यानी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट 1919 के नाम से इसे जाना जाता है।
अब आता है भारत सरकार अधिनियम 1935। अब भारतीयों में धीरे धीरे जागरूकता बढ़ रही थी। भारतीयों की बढ़ती हुई जागरूकता को देख करके अंग्रेज़ों की दिल की धड़कनें बढ़ी हुई थी, वो सहमे हुए थे। इसलिए उन्होंने भारतीयों को एक नई राह दिखाने का प्रयास किया कि हम आपके बहुत हमदर्द हैं। इसलिए उन्होंने इस अधिनियम में 14 भाग 321 अनुच्छेद का 10 अनुसूचियाँ रखी। इसे श्वेत पत्र 1933 के द्वारा श्वेत पत्र 1933 का विस्तार माना जाता है। इसे श्वेत पत्र 1933 का विस्तार कहा जाता है और इसके माध्यम से अंग्रेजों ने भारत पर या भारतीयों का दिल जीतने का प्रयास किया और अपने प्रशासन को लंबे समय तक चलाने का प्रयास किया। इस अधिनियम में कहा गया कि भारत सरकार अधिनियम 1919 में कुछ खामियां हैं, उन्हें हम दूर कर रहे हैं और प्रांतों से द्वैध शासन हटा करके केंद्र में लागू कर दिया। यानी प्रांतीय व्यवस्था जो थी द्वैध शासन की, वो केंद्र में चली। अब प्रांत स्वतंत्र हो गए और अब द्वैध शासन वाली प्रांतों में नहीं। सांप्रदायिक निर्वाचन को विस्तार देने की बात भी भारत सरकार अधिनियम 1935 में की गई। हालांकि 1919 में कहा गया था कि भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार किया जाए और 1932 में दलितों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र देने का प्रयास किया, लेकिन गांधी जी के प्रयास से अंग्रेजों का ये काम असफल रहा और दलित हिंदुओं के साथ जुड़े। इस तरीके से अंग्रेजों के मुंह पर गांधी जी का एक जोरदार ताना। भारत सरकार अधिनियम 1935 जब आया तो अंग्रेज इससे बहुत आसान्वित थे, लेकिन उनकी आशाएं टूटने लगी क्योंकि भारत परिषद भंग कर दी गई और भारत सचिव के पद को बनाए रखा गया और उसकी सहायता के लिए 3 सदस्यीय एक आयोग की सारी व्यवस्थाएं बनाई गई। और तब तक ये सब चल ही रहा था, तब तक दूसरा विश्व युद्ध स्टार्ट हो। दूसरे विश्व युद्ध के बाद दूसरे विश्व युद्ध के पहले 1937 में चुनाव कराए गए। कांग्रेस ने 8 प्रांतों में अपनी मिलीजुली सरकार, 6 प्रांतों में अपनी निजी सरकार और 2 प्रांतों में अपनी मिलीजुली सरकार बना ली थी। ऐसी स्थिति में कांग्रेस का पावा वजन था और उसने जैसे विश्व युद्ध समाप्त हुआ, अंग्रेजों द्वारा भारत को दूसरे विश्व युद्ध में अकेला गया, विरोध कर दिया, अपना इस्तीफा दे दिया। मंत्रिपरिषद ने इस्तीफा 8 राज्यों की दे दी तो अंग्रेजों के पाँव खड़ गए और अंग्रेज सोचने लगे कहीं ऐसा न हो कि कोई समस्या खड़ी हो जाए, इसलिए अंग्रेज डरने लगे। और इस भय का परिणाम ये हुआ कि उन्होंने भारतीयों के साथ व्यवहार में बदलाव किया। क्रिप्स मिशन अगस्त प्रस्ताव भेजा। अगस्त प्रस्ताव को नेहरू जी ने ठुकरा दिया। 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव आया था, नेहरू जी ने ठुकरा दिया और इसे बताया दरवाजे में जड़ी जंग लगी कील की तरह है ये प्रस्ताव। फिर उसके बाद क्रिप्स मिशन भेजे। पट्टाभी सीतारामैया ने कहा कि ऐसे बच्चे का उपचार का प्रयास है जो भी गर्भ में नहीं है, ठीक, और इसे अगस्त प्रस्ताव की कागज काफ़ी पट्टाभी सीतारामैया ने लिखा। ये सब चीज़ें होती देख अंग्रेजों के पाँव उखड़ रहे थे और उधर विश्व युद्ध अपने चरम पर था और इधर भारत में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। ये सब बातें चल रही थी, अंग्रेजों का प्रयास असफल हो रहा था। इसलिए अंग्रेजों ने भारतीयों के लिए फिर से एक प्रस्ताव भेजने का प्रयास किया, ठीक। हालांकि 1945 तक भारत को वो विश्व युद्ध समाप्त हो गया था और ब्रिटेन में चुनाव हुए और सत्ता परिवर्तित हो गई और 1946 में, ठीक, भारत में एक नया मिशन जिसे कैबिनेट मिशन के नाम से जाना जाता है। कैबिनेट मिशन में आते ही भारत में अच्छी खबर सुनाई भारत के लिए और उसने एक संविधान निर्मात्री सभा के गठन और एक अंतरिम सरकार के गठन का प्रस्ताव रखा, ठीक। जिसके बाद भारतीयों का साहस बढ़ा और उधर लॉर्ड लावेल चले गए थे
माउंटबेटन में आते ही माउंटबेटन योजना प्रस्तुत की और उस योजना में भारत की आज़ादी की बात छुपी, क्योंकि 1947 में 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की थी कि हम जून 1948 तक भारत को छोड़ दें। ये ब्रिटेन में घोषणा हुई क्योंकि ब्रिटेन में सरकार बदल चुकी थी, लेबर पार्टी की सरकार आ गई, ठीक। और क्लीमेंट एटली साहब उस समय प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल के स्थान पर। क्लीमेंट एटली साहब ने कहा था 20 फरवरी 1947 में कि हम जून 1948 तक भारत छोड़ देंगे। इसीलिए वायसराय बावेल ने इस्तीफा दिया था और नए वायसराय बनाए गए माउंटबेटन साहब, उन्होंने आते ही भारत में अपनी बेटन योजना प्रस्तुत की और ये योजना लंदन पहुंची। माउंटबेटन योजना 4 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ कॉमन में पहुंच गई, ठीक। 16 जुलाई को हाउस ऑफ कॉमन में पास हुई, फिर हाउस ऑफ लॉर्ड में चली गई। 18 जुलाई को हाउस ऑफ लॉर्ड में पास हुई व्यवस्था और उसी समय ब्रिटिश महाराज जॉर्ज छठवें ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए और ये प्रस्ताव पास होते ही भारतीय को आज़ादी का प्रस्ताव पास हो गया। यानी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पास हो गया 18 जुलाई 1947 को। और ये प्रस्ताव जब भारत पहुंचा तो 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान ने अपनी आज़ादी की घोषणा कर ली और 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी आज़ादी की घोषणा की। पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ तो उस समय उसके प्रधानमंत्री लियाकत अली खान और गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना बनाए गए और उनकी राजधानी कराची बनाई। वर्तमान में उनकी राजधानी इस्लामाबाद है। अच्छा, जब भारत ने 15 अगस्त 1947 को अपनी आज़ादी की घोषणा की तो उस समय प्रधानमंत्री तो जवाहरलाल नेहरू बनाए गए, लेकिन इन्होंने माउंटबेटन को बनाए रखा, यानी गवर्नर जनरल माउंटबेटन बनाए गए। माउंटबेटन को इसलिए इन्होंने बनाए रखा क्योंकि भारतीयों को सीखना था, इसलिए भारतीयों ने सीखने के लिए ये सारी व्यवस्थाएं कि माउंटबेटन को बनाए रखा। और आज जो हमारी भारत की अच्छी स्थिति है, हमारा संविधान बेटर है, संसार के सबसे अच्छे संविधानों में से एक है, हमारी प्रशासन व्यवस्था सबसे अच्छी है, हम सरकार पर विश्वास कर सकते हैं। ये सारी व्यवस्थाएं जो हैं, जैसी आप देख रहे हैं अच्छी व्यवस्थाएं, ये हमारी सूझबूझ का ही परिणाम है। अच्छा, उधर ब्रिटेन में जब आज़ादी भारत को मिल रही थी उस समय राजा जॉर्ज छठवां राजा था और उस समय प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली साहब थे और उस समय भारत के गवर्नर जनरल साहब माउंटबेटन थे। इस तरीके से हमारा भारत आज़ाद हो गया और हमारा संविधान निर्माण के प्रोसेस में। क्यों? क्योंकि माउंटबेटन योजना में कहा गया कि अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा और एक संविधान निर्मात्री सभा का भी गठन किया जाएगा। तो इसकी चर्चा हम अपने अगले वीडियो में करेंगे आपसे। आप हमारे चैनल को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, हमारा ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार हो, हमारे सब्सक्रिप्शन बढ़ेंगे तो हमारा मनोबल बढ़ेगा। हमें लाइक करेंगे, आप कमेंट करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा, हम सुधार करेंगे। इसलिए आप कमेंट करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।